हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को पता है कि नवीं कक्षा की कृतिका भाग 1 हम पढ़ रहे हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि कृतिका का ये अंतिम पाठ है, यानी कि कृतिका भाग 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे फिर से जो 9th क्लास की जो बुक है क्षितिज, उसको पढ़ाया जाएगा, उसको उठाया जाएगा, यानी कि कल की क्लास में आपको वो देखने को मिलेगी। इसी तरह से हमारी 9वीं क्लास, फिर 10वीं क्लास, फिर 11वीं और फिर 12वीं, ये चारों क्लास हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, तो एक पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको रीट में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी इंतज़ार करना है कि हम देखेंगे बाद में, तो इंतज़ार कीजिए, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए आराम से, बाद में जब आपको विस्तृत सिलेबस देखने को मिलेगा फिर आपके पास समय कम रह जाएगा। ठीक है, तो लेसन 5 पार्ट 5, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। ये थोड़ा सा इनका जो है लेखक का परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका हिंदी साहित्य इतिहास भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप धीरे धीरे जब लेखक का परिचय जानेंगे, उनके जो विधाएं हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उन सबको जानेंगे तो आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं हम शमशेर बहादुर सिंह का। हाँ जी, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 इनका क्या है जन्मकाल। देखिए, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। पूछा जा सकता है किन से इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया, यानी कि उकील बंधुओं से लिया, याद रखिएगा। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण व्यक्ति ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दो आप, प्लॉट का मोर्चा जैसे गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। इनकी कुछ कृतियां हैं, देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनका काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये इनका गद्य संग्रह है। ठीक है, तो इनका जो है ये जो परिचय है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे हम टर्न करेंगे पाठ की ओर। हाँ जी, ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए 2-4 पंक्तियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, एक बार देख लेते हैं। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं, मैं एक नज़र हूँ, एक दोहा हूँ, ना जाने किसका हूँ। ये कुछ पंक्तियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं, पाठ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाँ जी, एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला। जुमला क्या है? जुमला है कोई वाक्य, ठीक है, कोई सेंटेंस। मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे, उन्हीं को लेकर दिल्ली के एक पहली ही बस जो मुझे मिलती थी, चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फ़ौरन। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुखत्सर कि मेरा इम्तिहान
लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया। बिला फीस यानी कि बिना फीस के, ठीक है। आप कहेंगे बिला फीस क्या यानी बिना फीस के। मुखत्सर क्या है इसमें? संक्षिप्त या सार रूप, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए शमशेर की एक कलाकृति है ये, ठीक है। आपके पास पुस्तक ज़रूर रखी होगी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका ज़रा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनांचे क्या होता है? मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से अंग्रेज़ी में जैसी भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर। गज़ल क्या होता है? उर्दू या फ़ारसी में जो लिखा जाता है ना वो गज़ल होता है, और गज़ल या शेर। और गज़ल के जो चरण हैं, जो स्टेप हैं, वो क्या होते हैं? शेर, है ना, पता ही होगा आपको। लिखता और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज़ बहादुर कौन है पूछा सकता है ना, तेज़ बहादुर कौन है? उनके जो भाई हैं वो कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री, बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस, क्या कहते वो? इलाहाबाद माई वीकनेस। याद रखना ये किनका है? ये जो उनके जो मित्र जो उनके साथ में पत्रकार महोदय थे जो रहने लगे थे, उनका है ये, ठीक है। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने 2 दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझमें शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच, और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। पत्रकारी वसीला यानी कि कोई जरिया या सहारा खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुकत्सर था और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक, तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में, अफसोस। एक सोनेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में, उफ। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया क्या होता है? गोया होता है मानो, ठीक है। गोया भेज दिया गया, मानो भेज दिया गया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा
और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत, इबारत क्या होता है, जैसे वाक्य की जो बनावट होती है उसको बोलते हैं इबारत। अच्छा, में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता क्या होता है, मतलब अकेलापन या एकांकीपन जो होता है, का मैं अभ्यासी हो गया था, बिल्कुल हो गया था। उसकी जो है वाइफ भी अब जो है देहांत हो गया था उनका, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था, ऐसे में ना जाने क्यों एक दिन यूं ही वह सोनेट मेरे बचपन को पोस्ट कर दिया। मेरे बच्चन को पोस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया, ठीक है, मेरे बोल दिया मैंने गलती से, मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तिफाक होता है संयोग से, है ना, इत्तिफाक से, संयोग से देखिए कि यही जो डॉक्टर हैं, यही अब डॉक्टर जो हैं ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। बच्चन कौन है यहाँ? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। एक दिन मेहमान भी रहे, जो इन बच्चन साहब है वो एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का ज़माना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर से आंधी आई थी, उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ ना रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं, मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा। इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त। मेज़बान क्या होता है? मेज़बान समझते हो ना, कहते हैं मेज़बानी करनी है, तो क्या मेज़बान क्या है? अतिथि करने वाला, है ना, आतिथ्य करने वाला। जो अतिथि आते हैं उनकी जो मेज़बानी की जाती है, तो है मेज़बान। इसरार क्या होता है? आग्रह करना। कर रहे हैं, भाई इस वक्त कूली ना तांगा, कैसे जाओगे? सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुँचना था वक्त पर पहुँचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं स्वयं भी नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था।
बराए नाम, सिर्फ नाम से, है ना, नाम के लिए। अच्छा, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत सी महसूस ना हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था जो वहम ही था। मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई न था। और क्यों हो, खैर। ये 36, 37, 37, 38 के साल। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो, इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लिक्ट्रेट 3 times a डे। कैल्शियम लिक्ट्रेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद, यहाँ तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फ़ारसी की सूफ़ी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो वापस कर देना, चिंता मत करो। तो ये बच्चन का कथन है, याद रखना, बच्चन का कथन है। अगर आपके पास बुक है ना, अगर आपके पास किताबें हैं, हाईलाइट करो, उसके आगे उनका नाम लिख दो कि भाई बच्चन का कथन है। ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की कभी। ना तो मैं इस काबिल हुआ कभी कि पैसे लौटा सको, ना मैंने कभी चिंता भी की। बच्चन का प्लान यह था, क्या था? बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेज़ी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था, कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है, और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस घोंचूपन की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से इंडियन प्रेस के अनुवाद का काम भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, इनका अनुवाद किया इन्होंने। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त क्या होता है, यानी कि संबंध बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। ठीक है, बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गज़ल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी, शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी में पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है, यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल
तो सन 37 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम समझते हो, मात्र और सदैव एकांता के लिए। या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गज़ल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपनी पंछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है, मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन, और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसे को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण को। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष को बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मना स्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस ज़रा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई भाव नहीं। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा आप समझते हैं? स्टैंजा क्या होता है? स्थाई टेक या स्थाई या कोई टेक को छोड़कर गीत का जो चरण या अंतरा होता है उसको स्टैंजा कहा जाता है। स्टैंजा इंग्लिश में समझते ही होंगे आप लोग। का एक प्रकार मुझे बताया था 14 पंक्तियाँ, सोनेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच की अनेक पंक्तियाँ अतुकांत। मुझे बहुत आकर्षक लगा था वह प्रकार। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी ही नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था। मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप ना ले सका। खैर, ये देखिए क्या इसमें क्या है। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता ना रची थी। बच्चन ने निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां 3 स्टैंजा प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे। मुझसे नहीं चला, अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी रुपाब काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इससे बच्चन को क्षोभ क्या होता है? असंतोष या असंतुष्टता या व्याकुलता या दुख होना, है ना। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं ही दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर।
मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे, रुपाब, ठीक है, निबंध है ये इनका, रुपाब। ऑफिस की प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रतिभ जीवन, प्रतिभ क्या होता है, प्रतिभा से मुक्त, देने की नैसर्गिक होता है स्वाभाविक, ठीक है, नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषाएं हैं और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया हूँ, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा? हाँ, होता भी यही है कि कभी लोग इतने करीब होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में दूर होते हैं, और कभी लोग बहुत दूर होकर भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, होता भी यही है। बहुत सी अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित की, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह भी मुक्त भी रहता है ना, सबको मुक्त ही रहना चाहिए। वैसे मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राय भी हैं। अब बात अजब है मगर सच है। दुष्प्राप्य क्या होता है? जिसका मिलना कठिन होता है, ठीक है, जिसका मिलना हो कठिन। चलिए, ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट भी आज यहीं पर समाप्त होता है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। अब देखिए, कृतिका भाग हमारी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। कल क्षितिज के साथ में आऊँगी आपके समक्ष, और आपसे गुजारिश है, अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि फ़ायदा उनको भी हो सके। कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना। बहुत ज़्यादा मटेरियल को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीड है ही नहीं ना, फिर क्यों इकट्ठा कर करके अपनी अलमीरा को खचाखच भर दिया जाए। तो सटीक पढ़िए, और उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आ सके, और अब की बार सेकंड ग्रेड भी पार, ठीक है। चलिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।